नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एपिलेप्सी के बारे में। तो एपिलेप्सी जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, जिसे कि हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं। और इसमें जो ब्रेन एक्टिविटी है वो अबनॉर्मल हो जाती है और सीज़र और इसके साथ साथ जो अनयूजुअल बिहेवियर है वो व्यक्ति का होता है, और इसके साथ साथ सेंसेशन और कई बार अवेयरनेस से भी उसका जो लॉस है वो हो जाता है। और ये दोनों में ही बहुत फीमेल और मेल और किसी भी उम्र के व्यक्ति को जो एपिलेप्सी है वो हो सकती है। ये अब जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ में जो सबसे पहला कॉज है वो है जेनेटिक इन्फ्लुएंस, यानी कि अगर फैमिली में किसी को है या फैमिली हिस्ट्री में किसी को है एपिलेप्सी, तो आगे बच्चों को भी इसके होने के चांसेस उनके बने रहते हैं। दूसरा है हेड ट्रॉमा, अगर किसी कारण जो सर है उसमें चोट लग गई हो गिरने के कारण या कोई चीज़ लगने के कारण अगर सर में चोट लग गई है। तीसरा है ब्रेन की कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे कि ब्रेन डैमेज होना या फिर ब्रेन का ट्यूमर होना या स्ट्रोक्स होने। तो तीसरा है इन्फेक्टिशियस किसी डिजीज़ के कारण, कोई अगर व्यक्ति को इन्फेक्टिस डिजीज़ हो गई है जैसे कि मेनिंजाइटिस या फिर एड्स। चौथा है पेरीनेटल इंजरी, जैसे कि माँ के गर्भ में अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गई हो माँ से, या फिर पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा हो, यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो किसी वजह के कारण सही नहीं मिल रहा बच्चे को, या फिर जो ऑक्सीजन है उसमें कमी आ गई हो। और पांचवा जो है वो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि ऑटिज़म वाले बच्चों में या फिर न्यूरोफिब्रोमैटोसिस के जो केसेस हैं उनमें। आगे जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो रिस्क फैक्टर्स में जो एज है, जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ जो है ये इसका होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली में किसी को है तो आगे जो उनके बच्चे हैं उनमें भी ये होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। हेड इंजरी अगर हो गई है, यानी कि अगर सर में कोई गहरी चोट लगी है गिरने के कारण या फिर कोई चीज़ लगने के कारण, और अगर स्ट्रोक है उसके कारण भी ये हो सकता है, डिमेंशिया के कारण भी हो सकता है, ब्रेन इन्फेक्शन अगर हो रही हो तो उससे भी चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और अगर सीज़र आ रहे हैं व्यक्ति को तो भी एपिलेप्सी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि गिरने से या डूबने का खतरा जो है वो ज़्यादा बना रहता है, कार एक्सीडेंट या फिर प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन या इमोशनल हेल्थ इश्यूज़ जो है इसके कारण जो इसके कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकते हैं। और डॉक्टर्स के पास आपको किन किन स्थितियों में लेके जाने की ज़रूरत है। जो सीजर्स है अगर वो 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं उसे होते हुए, तो आपको ज़रूरत है कि आप व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके जाएं। अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है सीज़र पड़ने के बाद, फिट पड़ने के बाद व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या फिर वो कॉन्शियस नहीं हुआ है यानी कि होश में वापस नहीं आ रहा है, और अगर एक के बाद एक अगर दूसरा सीज़र पड़ रहा है या फिर बड़े ही शॉर्ट टाइम में एक सीज़र हुआ और उसके बाद फिर साथ के साथ दूसरा होने लग गया, तब भी आपको ज़रूरत है कि आप व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके जाएं। अगर सीज़र के साथ साथ हाई फीवर भी हो रहा है या फिर हाई फीवर की वजह से सीज़र हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके जाने की आवश्यकता है। और इसके अलावा हीट एग्जॉशन, यानी कि अगर हीट एग्जॉशन हो गई है व्यक्ति को, या फिर कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, या फिर डायबिटीज़ है व्यक्ति को, तो उसको भी आपको साथ के साथ डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है। और अगर व्यक्ति अपने आप को चोट पहुंचा रहा है सीज़र के दौरान, यानी कि सीज़र के दौरान उसे कहीं पर चोट लग गई है गिरने के कारण, या फिर वो अपने आप के चोट लगी या फिर उसकी टंग बाइट हो गई है, तब भी आपको ज़रूरत है कि आप उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जो है वो लेके जाएं। तो आइए अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो जो इसकी टाइप्स हैं वो है फोकल और जनरलाइज्ड। तो फोकल में भी 2 टाइप्स हैं, यानी कि फोकल यानी कि पार्शियल। तो पार्शियल में क्या होता है कि जो कॉन्शियस है वो व्यक्ति कॉन्शियस ही रहता है, अनकॉन्शियस नहीं होता। और दूसरा है फोकल सीजर में इम्पेयर अवेयरनेस, यानी कि जो अवेयरनेस है वो कम हो जाती है। और जनरलाइज सीजर में है एब्सेंस सीजर और टॉनिक सीजर, यानी कि जिसमें मसल जो है वो मसल स्टिफनिंग हो जाती है। अटॉनिक सीजर यानी कि जिसमें मसल कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, लॉस ऑफ मसल कंट्रोल। क्लॉनिक सीजर में रिदमिक जर्किंग मूवमेंट्स होने लगती हैं। और मायोक्लोनिक सीजर्स में क्या होता है कि ब्रीफ जर्क्स होते हैं, ट्विचिंग होती हैं आर्म्स की और लेग्स की।
और जो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स है उसमें जो व्यक्ति है वो कॉन्शियसनेस अपनी खो बैठता है, यानी कि बेहोश हो जाता है, बॉडी उसकी स्टिफ हो जाती है यानी कि अकड़ जाती है, और शेकिंग मूवमेंट जो है वो होने लगती हैं। और इसके साथ साथ व्यक्ति का जो ब्लैडर पे से कंट्रोल है, उसके ब्लैडर में से कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि व्यक्ति यूरिन जो है वो बीच में ही पास कर देता है। और इसके साथ साथ उसकी जो टंग बाइट है वो हो जाती है, यानी कि व्यक्ति अपनी ही टंग को काट लेता है, अपनी ही जीभ को काट बैठता है। तो दोस्तों अगर ऐसा हो रहा हो तो आपको ऐसे व्यक्ति के साथ कन्वल्जन अगर आ रहे हो या फिर बच्चे को हो रहे हो तो आपको कैसे मैनेजमेंट करनी है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस व्यक्ति को आपने किसी सेफ़ प्लेस पे लेके जाना है, यानी कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं कि अब इस व्यक्ति को जो एपिलेप्सी है वो होने जा रही है, तो उसे आपने सेफ़ प्लेस पे कर देना है, यानी कि उसके पास कोई तीखी या नुकीली चीज़ ना हो जिस पे गिरने से उसे चोट लग जाए। और उसके बाद उसकी नेक के, चेस्ट के, वेस्ट के कपड़े जो है वो लूज़ कर देने हैं ताकि उसे जो फ्रेश एयर है वो मिल सके, आसपास की भीड़ को हटा देना है। और अगर उसके कोई हेयर पिन्स या फिर डेंचर्स वगैरह है वो भी आपने, नकली दांत वगैरह है वो भी हटा देने हैं। और उसके मुंह में कोई स्पून के ऊपर कोई हैंकी जो है वो लपेट कर आप उसके मुंह में रख सकते हैं ताकि उसकी टंग बाइट ना हो। और पेशेंट को रिकवरी पोजीशन आपने दे देनी है जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए दी जाती है। और उसके बाद अपने मेडिकल ट्रीटमेंट जो कि कन्वर्जन को आगे से उसे ऐसा जो एपिलेप्सी है वो ना हो दोबारा से, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक देना है। और इस तरह के व्यक्ति को जब आपने कहीं घर से बाहर भेजना हो तो उसकी पॉकेट में उसका नाम, उसका फुल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसका डायग्नोज जो है वो होना चाहिए कि अगर उसे रोड पर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे इजीली जो उसका ट्रीटमेंट है वो मिल सके, फर्स्ट एड मिल सके। और उस व्यक्ति को मना करना है कि वो ड्राइविंग और स्विमिंग ना ही करे तो बेहतर है। और फायर और इलेक्ट्रिसिटी और मशीन्स के कांटेक्ट को जितना अवॉइड कर सकता है वो अवॉइड करे। तो दोस्तों इसका डायग्नोस करने के लिए EEG यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम टेस्ट का और बायोफीडबैक मैकेनिज़्म का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम में होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ब्रेन में उसे इवैल्यूएट किया जाता है। और जो बायोफीड मैकेनिज़्म है उसमें एक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि सेंसर्स के इस्तेमाल से जो कि बॉडी के साथ अटैच किए जाते हैं ताकि जो बॉडी फंक्शंस हैं उन्हें मेजर किया जा सके। तो दोस्तों अगर आप भी EEG या फिर बायो फीडबैक मैकेनिज़्म स्किल्स का जो कोर्स है वो करना चाहते हैं तो उसकी ड्यूरेशन है 6 मंथ और फीस है 19,000। तो अगर आप इसे करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही आप संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।